आदाब नाज़रीन, मैं हूँ महमूद अहमद मुअल्लिम उर्दू, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन खिदमत से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है मीर तकी मीर। हम आज मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी और उनकी शायराना ख़ुसूसियात के हवाले से बात करने वाले हैं। तो सामीन, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात कमेंट के ज़रिए बताइए, और ये भी बताएं कि आपको लेक्चर्स की ये जो सीरीज़ है इसमें से समझ आ रही है किस हद तक, और जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ कमी महसूस होती है, तो उसके हवाले से भी आप ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर तकी मीर। अज़ीज़ तलबा, मीर तकी मीर का जो पूरा नाम था वो था मीर मोहम्मद तकी, और मीर तखल्लुस करते थे। 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। अज़ीज़ तलबा, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मीर तकी मीर को बहुत सारे ख़ताबात से भी नवाजा गया है। मीर को क़नूतियत का शायर, शायर बेदमाग, सरताज शोराए उर्दू, खुदाए सुखन के ख़ताबात मिले हैं। अज़ीज़ तलबा, क़नूतियत का शायर, क़नूतियत का मतलब होता है नाउमीदी, महरूमी, यास, दर्द भरी शायरी का शायर उसको कहा गया है। शायर बेदमाग इसलिए उनको कहा गया कि उनकी जो शायरी थी उसमें जुनूनियत पाई जाती थी, इसलिए दीवानगी थी, दीवानापन था। तो सरताज शोराए उर्दू उनको इसलिए कहा गया कि जो उर्दू के शोरा हैं, शायर हैं, तो उनके ये सर के ताज हैं। फिर खुदाए सुखन उनको इसलिए कहा गया कि सुखन होता है कलाम, खुदा हो गया, खुदा यानी खुदाए सुखन हो गया, कलाम पर कुदरत हासिल रखने वाला, कुदरत जिसको हासिल हो उसको ये ख़ताब दिया जाता है। तो ये उनको बहुत बड़े ख़ताबात 4 मिले हुए हैं। तो आगे अब आप देखें, आपके परदादा हज्जाज से दक्कन आए। हज्जाज का मतलब है अरब ममालिक, जिसमें मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ के कुछ इलाके आते हैं। तो वहाँ से उनके जो परदादा थे वो दक्कन में आए थे, हिंदुस्तान में। वहाँ से आकर अहमद आबाद गुजरात में क़याम किया, यानी सकूनत कहाँ अख्तियार किया आकर? अहमद आबाद गुजरात में। आखिर अकबर आबाद आगरा में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली, और बाद में मुकम्मल तौर पर, यानी मुस्तकिल हो गया, मुकम्मल तौर पर सकूनत अख्तियार की। कहाँ पर रहने लगे? अकबर आबाद आगरा में। आपके वालिद का नाम मोहम्मद अली था। इनके वालिद का नाम भी मोहम्मद अली मुतक्की था, असल में था, जो अली मुतक्की के लक़ब से मशहूर हुए। आप एक सूफ़ी मंश बुज़ुर्ग थे। सूफ़ी मंश हो गया कि उनकी जो तबीयत थी वो सूफियाना थी, मंश हो गया तबीयत। मीर ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद और सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, लेकिन यह आपने याद रखना कि उनके उस्ताद थे कौन? पहले तो उनके वालिद, फिर सैयद अमानुल्लाह। हासिल की, लेकिन अभी कम सिन थे, यानी छोटी उम्र थी कि वालिद का इंतकाल हो गया, और इसी कम उम्री में रोज़ी की फ़िक्र दामनगीर हुई। दामनगीर मतलब सताने लगी, किसकी? खाने पीने की, रोज़ी रोटी की जो फ़िक्र थी उनको सताने लगी। आगरा से दिल्ली चले आए। याद रखना उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा में, और वापस बाद में कहाँ चले आए? दिल्ली में। और कुछ अरसा बाद सौतीले मामू सुराजुद्दीन खान आरजू के दामन तरबियत में परवरिश पाई। जी हाँ तलबा, आपने याद रखना है कि वो आगरा में पैदा हुए, फिर वालिद का इंतकाल होने की वजह से वो दिल्ली में सौतीले मामू के पास आए थे, जिनका नाम है सुराजुद्दीन खान आरजू। ये ज़रूरी नाम है, याद रखना आपने। अगरचे खान आरजू के यहाँ ज़्यादा देर ना ठहर सके, लेकिन दिल्ली का क़याम उनकी शायरी की पुख्तगी और अरूज का ज़माना है। यानी उनकी शायरी को जो एक बेहतरीन तरबियत, शायराना तरबियत हुई उनकी, तो वो कहाँ पर हुई? दिल्ली में खान आरजू के पास, जो उनके सौतीले मामू थे, क्योंकि वो भी एक शायर थे, तो इसलिए इनकी अच्छी खासी परवरिश हुई और अच्छे इनकी तरबियत हुई। यानी शायराना इस्लाह इनकी उनके सौतीले मामू ने की। ग़म रोज़गार और ग़म इश्क के नाआसूदा जज्बात ने उनकी शायरी को खलूस और असर का पैकर और अक़ली में गज़ल का ताजदार बना दिया। कि देखो, आप जब मीर की शायरी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनकी शायरी में दो तरह का जो गम पाया जाता है। एक है ग़म रोज़गार और दूसरा है ग़म इश्क। तो ये जो दो किस्म का दर्द दुख उनकी शायरी में पाया जाता है, इनके जो नाआसूदा जज्बात उन्होंने पेश किए हैं, यानी बेकरार कर देने वाले, बेचैन कुन हालात उन्होंने जज्बात पेश किए हैं,
تو انہوں نے ان کی شاعری کو کیا کیا ہے، اس میں خلوص پیدا کر دیا ہے، یعنی حقیقی محبت پیدا کر دی ہے، اثر پیدا کر دیا ہے۔ پیکر کہتے ہیں لباس کو، یعنی خلوص و اثر کا لباس پہنا دیا ہے ان کی شاعری کو۔ اور کیا ہوا، اقلیم غزل کا تاجدار بنا دیا ہے، یعنی ملک بھر میں غزل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ ان کی شاعری کو کس چیز نے بادشاہ بنایا، یعنی جو غم روزگار تھا اور غم عشق نے ان کی شاعری کو میں ایک تو خلوص و اثر پیدا کیا ہے، اور دوسرا ان کو کیا کیا ہے کہ جو اردو غزل تھی ملک بھر میں اس کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، یعنی جو مغلیہ دور تھا، مغل حکومت تھی، اس کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، یعنی یہ حکومت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ آئے دن کی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی کی وجہ سے دہلی کے حالات ابتر ہو گئے تھے، یعنی ہر روز کیا ہو رہا تھا، خانہ جنگی، آپسی فسادات ہو رہے تھے، جھگڑے ہو رہے تھے۔ اور طوائف الملوکی، عزیز طلباء، طوائف الملوکی کہتے ہیں ایسے ملک کو جہاں پر الگ الگ مختلف قسم کے حکمرانوں کی حکومت ہو اور سب میں آپس میں کیا ہو، نفاق ہو، نفرت ہو، لڑائی مار ہو، تو وہ ہوتا ہے طوائف الملوکی، یعنی بہت سارے حکمرانوں کی حکومت ہونا۔ تو ان کی وجہ سے کیا تھا، دہلی کے حالات جو تھے وہ ابتر ہو گئے تھے، یعنی بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ بہت سے شعراء اور اہل قلم ادیبوں کو کہتے ہیں، یعنی شعراء اور ادبا جو تھے وہ دہلی چھوڑ کر لکھنؤ جا رہے تھے۔ عزیز طلباء، آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ دہلی کے جب حالات خراب ہوئے تو شعراء حضرات جو تھے زیادہ تر وہ کہاں چلے گئے، لکھنؤ میں چلے گئے تھے۔ چنانچہ میر بھی نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1782 عیسوی میں، یعنی 1782 عیسوی میں لکھنؤ چلے آئے۔ کس کی دعوت پر گئے تھے لکھنؤ میں؟ آصف الدولہ کی دعوت پر۔ اگرچہ دربار سے تعلق زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا، پھر بھی یہاں میر کی باقی زندگی نسبتاً آرام سے گزری۔ نسبتاً ہو گیا کہ پہلی جو زندگی گزری تھی اس کی بنسبت جو اب کی زندگی تھی یہ ٹھیک تھی، بہتر تھی، اور 1810 عیسوی میں یہیں انتقال ہو گیا، یعنی 1810 میں ان کی کیا ہوئی، ڈیتھ ہو گئی۔ کہاں پر؟ یہیں لکھنؤ میں ہی۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے، اور ڈیتھ کہاں ہوئی؟ 1810 عیسوی میں کہاں پر؟ لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ عزیز طلباء، یہاں تک ہم نے میر کے حالات زندگی کے بارے میں دیکھا ہے، تو آپ نے اچھے سے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ان کے حالات جو تھے زندگی کے وہ بہت ہی خراب حالت میں گزری ہے، زندگی ان کی بہت ہی پریشانی میں گزری ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے آگے میر کے کلام کی خصوصیات، یعنی ان کی شاعرانہ جو خدمات ہیں، خوبیاں ہیں، ان کے بارے میں دیکھیں گے، تو توجہ فرمائیں۔ میر کو اردو کا بہترین غزل گو تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی اردو شاعری کا ایک بہترین شاعر ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ میر کے بعد آنے والے ہر بڑے شاعر نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ عظمت یعنی بڑائی کا، کامیابی کا اعتراف کیا ہے، اس بات کو مانا ہے۔ جو میر کے بعد بڑے شاعر آئے ہیں نا، اردو کے بڑے شعراء آئے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ واقعہ ہی میر جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں، تو وہ میر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رے خطا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ مرزا غالب نے کہا ہے کہ اے غالب، وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو۔ ریختہ اس وقت اردو زبان کو کہا جاتا ہے کہ اردو کے استاد ہو گیا کہ جس کو پوری طرح سے قدرت حاصل ہو زبان پر، شاعری پر، کہ یہ جو شاعری آپ ریختہ زبان میں شاعری کر رہے ہو، اس کے تم ہی استاد نہیں ہو، یعنی بڑے کامیاب شاعر نہیں ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی میر بھی استاد ہو کے گزرے ہیں اپنے زمانے میں۔ تو اس لیے یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے شاعر تھے ایک غالب جیسے، تو انہوں نے بھی میر کی شاعری کا، ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، اس بات کو مانا ہے۔ اب حضرت ہم دیکھیں گے کہ میر نے جو کام کیا ہے ان کے ادب کے حوالے سے کیا کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ تو میر کا کلیات 6 دواوین پر مشتمل ہے۔
अज़ीज़ तुलबा, कुलियात सबसे पहले आप देखें कुल से निकला है। कुल का मतलब हो गया कि जो भी उन्होंने लिखा है, जितनी किताबें उन्होंने लिखी उन सबको एक ही जगह पर जमा किया गया, तो जमा करके एक बुक बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कुलियात। तो उस उनकी जो कुलियात है उसमें क्या है, 6 दवावैन। 6 दवावैन जो है ये दीवान की जमा है, तो उनके 6 दीवान शामिल हैं किसमें, मीर की कुलियात में। और अज़ीज़ तुलबा ये भी आपने याद रखना है कि मीर के 6 दीवान उर्दू गज़लों के हैं, उर्दू में जो लिखे हैं 6 दीवान हैं, और एक दीवान उनका फ़ारसी शायरी का है। और उसके अलावा गज़लों के अलावा कई मसनवियों और मरसिए भी लिखे हैं। ये भी याद रखना आपने, मीर ने सिर्फ गज़लें ही नहीं लिखी बल्कि मसनवियाँ भी लिखी हैं, उसके अलावा मरसिए भी लिखे हैं। उर्दू शोरा का सबसे पहला तज़किरा निकातल शोरा, निकातल शोरा, तज़किरा किसको कहते हैं, जिसमें ज़िक्र किया गया हो, किसका, निकातल शोरा। शोरा हज़रात के जो मसाइल होते हैं ना, शायरी के मसाइल, वो भी इन्होंने सबसे पहले, इनको कहते हैं ना कि सबसे उर्दू के सबसे पहले तज़किरा निगार कौन है, मीर। ये भी आपने याद रखना है, उर्दू शायरी के सबसे पहले तज़किरा निगार कौन है, मीर तकी मीर। तो कौन सा तज़किरा लिखा था इन्होंने, निकातल शोरा के नाम से इन्होंने किताब लिखी थी, जिसमें यानी शोरा के मसाइल बयान किए गए हैं। और इसके अलावा ख़ुद नोश्त, ज़िक्र मीर भी उनकी यादगार हैं। अज़ीज़ तुलबा, ख़ुद नोश्त किसको कहते हैं, अपनी सवाह उम्री, यानी ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं ना, आप बीती, अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखना, वो होता है खुद नोश्त। किसके नाम से लिखी है, ज़िक्र मीर के नाम से, वो भी इनकी यादगार है, यानी शामिल है इनकी खिदमत में। तो अज़ीज़ तुलबा, अपने इनकी खिदमत के हवाले से याद रखना है कि मीर की कुलियात में 6 उर्दू दीवान शामिल हैं, एक फ़ारसी दीवान है, उसके अलावा मसनवियों भी हैं, मरसिए भी लिखे हैं। सबसे पहला शोरा का, उर्दू शोरा का सबसे पहला तज़किरा जो है निकातल शोरा, और उनकी अपनी खुदनोश्त, क्या नाम है उसका, ज़िक्र मीर, ये सब उनकी खिदमत में शामिल हैं। तो यही उनकी खिदमत थी जिन्होंने मीर तकी मीर को कनूतियत का शायर, शायर बेदिमाग, सरताज शुराए उर्दू और खुदाए सुखन बना दिया। इतने बड़े नाम मिले उनकी इन खिदमत की वजह से। तो ये थे मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी दर्द भरी शायरी थी उनकी, और उनकी शायरी में जो जुनूनियत थी उसकी वजह से उनको शायर बेदिमाग कहा जाता है। तो अज़ीज़ तुलबा, आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, देखें, जहाँ से समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट के ज़रिए पूछिए। आज के इस सबक में, इस टॉपिक में, यानी मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत के हवाले से हमने जो देखा है, तो उसमें मीर तकी मीर जो उनके हवाले से हमने देखा कि 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। तो फिर वालिद के इंतकाल के बाद तलाश व माश के सिलसिले में वो दिल्ली खान आरजू मामू के पास चले जाते हैं, वहाँ उनकी शायरी की इस्लाह होती है। तो वहाँ से फिर वो क्या करते हैं कि जब दिल्ली के हालात ख़राब हो जाते हैं तो नवाब आसिफ अब्दुल्ला की ये दावत पर वो कहाँ चले जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं। तो फिर लखनऊ में भी वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकते, यानी वो ज़्यादा देर जो है दरबारी शायर ना रह सके, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी वहाँ पर कदरे बेहतर गुजरी। और जो दिल्ली के हालात थे उन्होंने बुरी तरह से इनके दिल को चूर चूर किया था, और ये किसी दोशीज़ा के इश्क में भी मुब्तला थे, तो उसका असर भी इनकी शायरी पर साफ नज़र आता है। तो 1810 ईस्वी में फिर इनका इंतकाल हो जाता है लखनऊ में ही। तो इनके कलाम के हवाले से हमने देखा है कि जो बड़े बड़े शोरा हैं उन्होंने भी कहा है कि मीर बहुत बड़े शायर थे, उस्ताद माना है इनको। तो उसके अलावा मीर के हमने देखे हैं कुलियात में 6 उर्दू के दीवान शामिल हैं, और उसके अलावा एक फ़ारसी का दीवान है, मसनवी भी लिखी है इन्होंने, मरसिए भी लिखे हैं, और क्या किया है इन्होंने, तज़किरा निकातल शोरा है, खुद नोश्त ज़िक्र मीर के नाम से शामिल है। तो अज़ीज़ तुलबा, ये सब कुछ हमने पढ़ा है मीर तकी मीर के हवाले से। अज़ीज़ तुलबा, अब मैं आखिर पर आपसे चंद सवालात पूछूंगा मीर तकी मीर के हवाले से, तो आप लोग कमेंट के ज़रिए बताइए। तो जहाँ से समझ में नहीं आ रहा या कुछ आपको कोई स्पेशल टॉपिक पर चाहिए लेक्चर, तो आप कमेंट के ज़रिए। अज़ीज़ तुलबा, अब आप इन सवालात के जवाब बताइए। आपका सवाल नंबर 1 है, मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए। आपका सवाल नंबर 2 है, मीर तकी मीर के वालिद का नाम क्या था। सवाल नंबर 3 है, मीर दिल्ली से लखनऊ कब गए। सवाल नंबर 4 है, मीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई। अज़ीज़ तुलबा, आपसे 5वां और आखिरी सवाल है, मीर के तज़किरा और ख़ुद नोश्त का नाम बताइए, यानी उनकी जो 2 तसनीफ़ात मैंने बताई हैं इनके नाम बताने हैं आपने। थैंक यू सो मच, जल्दी से रिप्लाई करें। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।